Hello everyone, so welcome back to Canvas Classes. Myself Paras Thakur and you're watching next lecture of haloalkanes, that is nucleophilicity and basicity. Now that's a very interesting topic क्योंकि काफ़ी बार बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक न्यूक्लियोफाइल और एक बेस में फंडामेंटल डिफरेंस है क्या. दे बोथ लुक द सेम. लाइक OH नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो OH नेगेटिव क्या एक न्यूक्लियोफाइल है या एक बेस है, या OCH3 नेगेटिव की बात करूं मिथॉक्साइड की, क्या वो बेस है या वो न्यूक्लियोफाइल है या वो दोनों हैं. तो मतलब डिफाइन कैसे करते हैं, डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या हैं, एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे घटा देंगे, किन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं. तो दिस इज बेसिकली द सेकंड लेक्चर ऑफ हेलोअल्केन. पहला लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ बेसिक, जहां पर हमने बात की थी. तो आज हम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी की बात करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है कि ये लेक्चर उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा. चलिए ठीक है, तो शुरुआत की जाए. हाँ, तो देखिए लेक्चर नंबर 2 है. अगर आप प्रॉपर पूरा सीरीज में देख रहे हैं, सारे के सारे लेक्चर, पूरा चैप्टर अगर आपको कवर करना है तो ये लेक्चर नंबर 2 है. नाउ तो बिफोर वी बिगिन, जैसे कि हमारा एक ट्रेंड है कि एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत की जाए, तो ये मोटिवेशन कोट है हेराक्लाइटस, जो एक बहुत ही लाइक मतलब महान इंसान रहे. उन्होंने बड़ी बड़ी डीप मीनिंगफुल बातें कही हैं, तो इसलिए उनके कोट्स हमें नॉर्मली नहीं मिलते हैं. तो इन्होंने बात की है कैरेक्टर पे. द कंटेंट ऑफ योर कैरेक्टर इज योर चॉइस. है ना, कि आपका कैरेक्टर किन चीज़ों से निर्मित होता है, क्या है आपके कैरेक्टर में, वो आपकी चॉइस से डिसाइड होगा. आपने क्या, कई बार हम कुछ करने की सोचते हैं बट हम नहीं करते, है ना. और कई बार जैसे मान लीजिए किसी की मदद करने का आपका मन कर रहा है, क्या आप देख रहे हैं कि किसी को आपकी हेल्प चाहिए, समबडी इज इन पेन, समबडी नीड्स हेल्प, एंड कभी कभी मदद कर देते हैं. सम टाइम लाइक कि यार कोई और कर लेगा, मुझे तो कुछ काम है एंड ऑल, राइट. तो देयर यू मेड अ चॉइस. वो चॉइस आपका कैरेक्टर बनेगी धीरे धीरे. ओके, तो यस, द कंटेंट ऑफ योर कैरेक्टर इज योर चॉइस. डे बाय डे व्हाट यू चूज, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू इज हु यू बिकम. तो सही चीजें सोचना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, लोगों के भले के लिए सोचें, अपनी ग्रोथ के लिए सोचें. ठीक है, तो सोचना भी जरूरी है. सोचने के बाद काम भी करना है. वैसा भैया सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, राइट. तो काम भी कुछ ऐसा करें जिससे आपको थोड़ा लगे कि मैं किसी के काम आया, किसी को मैंने मदद की, तो उससे अच्छा अच्छा भी लगता है खुद के लिए. और एक आपका एक कैरेक्टर में भी वो क्वालिटी आती है जिसको लोग पसंद करेंगे, उसको आप पसंद करेंगे. इट्स नॉट अबाउट कि हमें ऐसा कैरेक्टर बनना है यार, लोगों को अच्छा लगना चाहिए. इट्स यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ वेन यू आर अ बेटर पर्सन. ठीक है, तो इसलिए बनना है, दूसरों के लिए नहीं बनना है, अपने लिए बनना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो बेटा लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जनरल फीचर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे को रिप्लेस कर देता है. जैसे यहां पर ये आपका इथाइल क्लोराइड है, तो इस इथाइल क्लोराइड में ये जो OH नेगेटिव है, ये यहां पर इस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये क्लोरीन अपने 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा. ओके, तो OH नेगेटिव यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, Cl नेगेटिव यहां पर एक लिविंग ग्रुप है. सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए ये एक आयोडाइड है. ठीक है, एंड यहाँ पे SH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, आयोडीन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, दैट इज योर लिविंग ग्रुप. और SH नेगेटिव यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल है. अब आप बोलेगे सर ये होता क्या है न्यूक्लियोफाइल, उसके बारे में तो बताओ. देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये तो पढ़ा ही था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए. तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जिसको वो किसी के साथ शेयर कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए हमेशा? नहीं. क्या न्यूट्रल भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर चाहिए. जैसे वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है. अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है. अमोनिया या नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल हो, वो भी न्यूक्लियोफाइल है. और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OCH3 नेगेटिव एंड ऑल, राइट.
PPS थ्राइस, इवन ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि फास्फोरस के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। तो एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है जिसको वो शेयर कर सकता है दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और वो दूसरा हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ऐसा भी तो होता है ना, बेस क्या करता है, बेस के पास भी तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पर वो किसके साथ शेयर करता है, वो H पॉजिटिव के साथ शेयर करता है। न्यूक्लियोफाइल के पास भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पर वो हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन से बना लेगा, सिलिकॉन से बना लेगा, किसी और एटम से बना लेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल वो है जो हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? धीरे धीरे और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। एंड मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी ऐसे बच्चे बोलते रहे सर हमें लाइव चाहिए लाइव चाहिए। देखो क्या होता है, लाइव में ना फ्लो बिगड़ जाता है, बच्चे बीच में कुछ पूछते रहते हैं, अगर हम कुछ और बातें स्टार्ट कर देते हैं तो इट्स नॉट दैट इन्फॉर्मेटिव, आपके काम का उतना नहीं होगा बेटा। मतलब मेरे को तो देखो रिकॉर्ड करूँगा, प्रॉपर प्रोसेस करूँगा, उसको फिर अपलोड करूँगा, तो मेरे लिए तो काम बढ़ जाता है, बट इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज मैं जिस फ्लो में पढ़ाना चाहता हूँ उस फ्लो में पढ़ाऊँगा आराम से। ठीक है, और आप इसको आराम से देखेंगे। देखिए, तो थर्ड अगर हम देखें, ये हमारे पास अगेन 1 डिग्री ब्रोमाइड है। अब देखिए OCH3 नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक किया, ब्रोमाइड बाहर निकला, लीविंग ग्रुप। तो ये कुछ जनरल रिएक्शन हमने देखे, है ना, कोई मैकेनिज्म की बात नहीं की हमने यहाँ पे अभी, जैसे एक जनरल आइडिया ओके कि क्या हुआ। अब ये 3 रिएक्शंस हैं, इनको 1 बाय 1 करेंगे। ओके, देखिए पहले वाले में क्या, आपने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो Na पॉजिटिव है उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है रिएक्शन करने में। यहाँ पर जो आपका OH नेगेटिव है वो अटैक कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमाइड बाहर जाएगा, तो यहाँ पर आपका OH लग जाएगा और Br नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल बाहर आ गया। सेकंड केस में देखिए ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, अभी न्यूट्रल है, यहाँ पर जो सेकंड में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस कार्बन पे अब ये नाइट्रोजन का बॉन्ड बना। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप पहले से जुड़े हुए हैं, तो अब नाइट्रोजन के क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए, उसने अपना लोन पेयर दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, और जो Br बाहर निकला है वो Br नेगेटिव की फॉर्म में निकला है। तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट अभी। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, ये फर्दर टूटेगा क्या होगा उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये बना आपका, बस यहाँ पे बना के आपने इसको छोड़ देना है। अगले केस में देखिए, अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल तो है, और ये भी मेंशन किया गया है कि अमोनिया एक्सेस में है, तो चलिए उसकी बात भी करते हैं कि एक्सेस में होगा तो क्या होगा। अब देखिए ये नाइट्रोजन यहाँ इस कार्बन पे अटैक कर पा रहा है, ये ब्रोमाइड बाहर निकलेगा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि उसने अपना लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और जो Br बाहर निकला है वो Br नेगेटिव की फॉर्म में निकला है, ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रुकिए, मैं जरा इसको इलेबोरेट करके लिखता हूँ, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ठीक है, ये एक H, दूसरा H, ये तीसरा H, और बगल में Br नेगेटिव है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए क्या होगा, अब क्योंकि हमने कहा है कि अमोनिया एक्सेस में है और अमोनिया एक बेस होता है, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ, एसिडिटी बेसिसिटी बेसिक तो आपने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, ओ अच्छा है, तो मैंने अभी देखा। ओके, सो आई एम ब्लॉकिंग द व्यू हेयर। ठीक है, चलो ठीक है, इसको देख लो पहले। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स का मेरे को ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट में खाली रखना पड़ेगा वो। चलो कोई बात नहीं, अभी आप मेरी आवाज़ पे फोकस करिए। देखिए तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अमोनिया है ना, अब ये एज अ बेस काम कर जाएगा। क्यों बेस काम कर जाएगा बेटा, जब भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहे नीचे वाला ले लीजिए, ये तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन थोड़े एसिडिक तो हैं, है ना, तो इसीलिए एसिडिक होने की वजह से ये बेस इस H को उठा लेगा, और ये वाले जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये नीचे नाइट्रोजन के पास रह जाएंगे, जिससे कि नाइट्रोजन वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये बन जाएगा NH2, राइट, और ये जो H पॉजिटिव ले गया, कौन ले गया, अमोनिया, अमोनिया का NH4 पॉजिटिव बन जाएगा वहां पे, और वो ब्रोमाइड से मिलके, तो मतलब आप ऐसा समझ लो यार कि ये जो Br नेगेटिव है इसने H उठा लिया, तो आप ऐसे समझ लो कि HBr बन गया साथ में। ठीक है, पर एक्चुअली जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो HBr नहीं बनेगा,
एक्चुअली जो बनेगा ये बनेगा आपका NH4 पॉजिटिव। और Br नेगेटिव तो बगल में होगा ही होगा, तो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोसेस है। तो NH2 इसमें एंड प्रोडक्ट में तो आ गया, पर ये डायरेक्टली नहीं आया, ये पहले स्टेप में नहीं आया, ये अगले स्टेप के बाद आया। तो अमोनिया अगले स्टेप में जो एक्सेस में दिया था वो हमने इस्तेमाल किया एज अ बेस। तो आई थिंक वो आपको समझ आ गया होगा, राइट? समझ आ गया तो मैं अपना शक्ल फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो ये हो गया एक। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी क्योंकि ये लाइव नहीं है तो आप इसको पॉज करके पहले सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने क्या किया उसमें। ठीक है, चलिए तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहले केस में ऑब्वियसली बात है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर ये भाई साहब हमारे न्यूक्लियोफाइल है। NaCN में जो साइनाइड है सिर्फ CN नेगेटिव है ना, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। और NaOH में भी OH नेगेटिव जो है दैट इज माय न्यूक्लियोफाइल। तो और लिविंग ग्रुप क्या है अभी, यहाँ पर ये वाला लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पे आयोडाइड, यहाँ पे ब्रोमाइड। तो प्रोडक्ट मेरे को बनाने हैं। तो देखिए, पहले वाले केस में अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ A में, तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे Br हट जाएगा और OET है ना, इथॉक्साइड लग जाएगा। सेकंड वाले केस में पीछे क्या हो जाएगा, N3 वहां पे लग जाएगा और I नेगेटिव बाहर चला जाएगा। C वाले में क्या हो जाएगा, ओह सॉरी, ये वाला C था, तो कोई बात नहीं, इस भाई साहब को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम। ठीक है, C लिख लेते हैं, और नीचे जो B वाले हैं, B में यहाँ पे क्लोरीन को बाहर करा के हम यहाँ पे OH लगा लेंगे, एंड D वाले में यहाँ पे हम साइनाइड लगा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना सॉल्व करना तो इट इज़ प्रीटी सिंपल, आराम से कोई भी बच्चा आप आराम से इसको कर लोगे। और मैं खुद को थोड़ा सा और खिसका लेता हूँ सो दैट आई शुड नॉट बी ब्लॉकिंग द व्यू। ठीक है, अभी इस मोड की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, इसमें भी थोड़ा कुछ शॉर्टकट निकालने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईच न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल व्हेन द इनिशियल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। देखिए, तो पहले आपको तो प्रोडक्ट बनाना है कि क्या बनेगा, फिर when the initial product substitution product can lose a proton to form a neutral product, जो पीछे हमने किया ना NH3 पॉजिटिव बना था, फिर उससे एक H पॉजिटिव निकाला बाहर, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा अगर वो फर्दर एक H पॉजिटिव छोड़ सकता है तो उसके H पॉजिटिव छोड़ने के बाद जो बनेगा वो भी बनाइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट अगर हम देखेंगे इसमें A, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, ये भाई साहब इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ब्रोमाइड को निकालेंगे बाहर। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ N, और इसके ऊपर N क्या साथ लग गया है, यहाँ पर एक इथाइल लगा है, यहाँ पर एक इथाइल लगा है, और यहाँ पर एक इथाइल लगा है। ठीक है, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और साथ में यहाँ पे Br नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन तो नहीं लगा। ठीक है, तो व्हेन द इनिशियल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये आपका इनिशियल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, इट कैन लूज अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ न्यूट्रल प्रोडक्ट। नहीं, इस केस में तो नहीं लग रहा ऐसा, है ना, ये यहीं पे रोक देंगे इसको गाड़ी को। सेकंड केस में अगर आप देखेंगे 3 डिग्री क्लोराइड है, तो क्लोराइड पे ये वाटर ने अटैक किया ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे, और क्लोराइड को बाहर निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि H2O तो न्यूक्लियोफाइल है, पर उस पूरे न्यूक्लियोफाइल में जो ऑक्सीजन है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एटम। तो ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन भी है, और क्योंकि 2 लोन पेयर थे, एक तो उसने डोनेट कर दिया, तो एक उसके पास बचा रहेगा और साथ में आ रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात नहीं होती, अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा, उस हाइड्रोजन को बोलेगा कि बेटा निकल ले, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना। ये H पॉजिटिव निकलेगा बाहर, कैसे निकलेगा, इसको निकालने वाला भी वाटर ही होगा, क्योंकि आपको पता है वाटर एम्फोट्रिक होता है, एसिड बेस दोनों का काम करता है। तो बाहर, अब आप बोलोगे सर ये दूसरा वाटर कहाँ से आया, अरे बेटा एक्वस सॉल्यूशन में तो दुनिया भर का वाटर होगा ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल की तो कमी होगी नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये एक और वाटर मॉलिक्यूल आके
इस H पॉजिटिव को उठा लेगा और ये वाले बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस इस ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे, तो ये फाइनली OH बचेगा प्लस H3O पॉजिटिव, ये ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट तो आपका अल्कोहल बना, पर वो पहले स्टेप में नहीं बना, वो दूसरे स्टेप में बना। तो हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टेप मिस कर दोगे, बीच में स्किप कर जाओगे, तो वहां पर आपके नंबर कट सकते हैं। अगर आपको पूछा गया कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है या इसका इंटरमीडिएट क्या है, तो वैसे केस में आप गलती कर जाएंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, मैकेनिज्म पे पूरा फोकस। तो आई होप दिस इज क्लियर। काफी सिंपल सी चीज थी। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आप 30 सेकेंड लगा के इसको एक और सॉल्व करना। व्हाट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इज नीडेड टू कन्वर्ट डाईहैलाइड, देखिए ये हमारे पास जो ए है ये है डाईहैलाइड, और इसको टिक्लोपिडीन में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। सिंपल, इसने कोई मैकेनिज्म नहीं आपको बोला, आपको बोला बस भैया बता दीजिए कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन सा यहां पे इस्तेमाल होगा। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल बाय योरसेल्फ, तब तक मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं। अब देखिए ये जो ए है इसके बाद 2 क्लोरीन है, पर फाइनल प्रोडक्ट में ये वाला क्लोरीन तो बचा रह गया, मतलब ये वाला क्लोरीन बाहर गया है ना। तो ये आपका लीविंग ग्रुप है, राइट। ये आपका लीविंग ग्रुप हो गया। ओके, ये जो बाहर गया तो इस कार्बन के आगे क्या चिपका है, पूरा इस कार्बन के आगे जो पूरा ग्रुप लगा है वो ये ग्रुप है। तो मतलब दिस मस्ट बी द न्यूक्लियोफाइल। यस, ठीक है। और इन्होंने बोला न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए हमें, है ना। तो वैसे अगर मैं ये इसको N नेगेटिव लूंगा तो N नेगेटिव तो डायरेक्टली अटैक कर देगा। मतलब चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं बहुत अच्छी ड्राइंग आजकल हो नहीं रही है, लग रहा है कि थोड़े से ड्राइंग सेशंस करने पड़ेंगे वेकॉम टैबलेट के साथ, ठीक है। वो अच्छा नहीं लगता मेरे को अगर अच्छे से ड्रॉ नहीं किया गया। तो ये NH होगा और ये इसके पास लोन पेयर होगा और ये है, ठीक है। तो ये भाई साहब जब अटैक करेंगे, अब मैं आपको पूरा मैकेनिज्म भी दिखा देता हूं कि किस तरह से यहाँ पे मैकेनिज्म पॉसिबल होगा। देखिए तो ये नाइट्रोजन जब इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये क्लोराइड बाहर जाएगा, Cl बाहर जाएगा, ये Cl नेगेटिव बनके। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ ये CH2 के साथ बॉन्ड बना गया। अच्छा ये भी बेंजीन है एक्चुअली, ओके दिस इज बेंजीन, फाइन। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके अगले स्टेप में ये H पॉजिटिव निकलेगा, ये वाला H पॉजिटिव बाहर जाएगा और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रह जाएंगे, तब जाके एंड प्रोडक्ट बनेगा टिक्लोपिडिन, ठीक है। तब जाके ये एंड प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है। तो दिस इज हाउ इट विल बी, ओके। तो जरूरी था कि न्यूट्रल होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के ऊपर आपने H क्यों लगाया। अगर देखो मैं H नहीं लगाता, H हटा के मैं ऑलरेडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता, तो पहले स्टेप में वो अटैक करता, Cl नेगेटिव को बाहर करता और प्रोडक्ट बन जाता। तो मुझे ये कहा गया था कि न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल में तो यार अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा बॉन्ड बनाने के लिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, पर ये जो प्रोडक्ट है इसमें तो यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। तो फिर उसके पास पक्का एक हाइड्रोजन रहा होगा जिसको उसने लूज किया सेकेंड स्टेप में। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक कि क्या हुआ होगा, है ना, स्टेप्स मैकेनिज्म के किस तरह से रहे होंगे। ओके, आई होप नाउ दिस इज थोड़ा और इजीली समझ आ रहा होगा आपको। चलिए तो अब बात करते हैं कि हमने देखा कि ठीक है लिविंग ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। भाई साहब जो रिएक्टेंट में था पर प्रोडक्ट में नहीं है वो आपका लिविंग ग्रुप अब निकल गया बाहर। ना तो क्वेश्चन इज कि कौन होगा वो लिविंग ग्रुप, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, और अच्छे लिविंग ग्रुप कौन होते हैं, बुरे लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, ये कैसे पता चलता है। व्हाट मेक्स अ गुड लिविंग ग्रुप। जाने वाला तो चला जाएगा, पर ठीक है कैसे पता लगेगा कि भाई उसकी जाने की इच्छा है, पूरी है। जरा इसका हम साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, तो अब यहाँ पे
ध्यान से पढ़ना इस पैराग्राफ को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अ जनरल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, काफी कॉमनली आपको मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि बेटा सिर्फ हेलो अल्केन में आपको मिलेगा, ये आपको थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने वाला, बहुत सारे चैप्टर्स में मिलने वाला, तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करना। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी। आपको पहला चैप्टर आएगा तब आपको दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो आपको तीसरा आएगा, और जैसे आपके चैप्टर्स कवर होते चले जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे के चैप्टर्स आपको ज्यादा इजीली समझ आएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे वाले चैप्टर्स में जो आपने पढ़ा है वो आगे इस्तेमाल होना है। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हैं ऑर्गेनिक और आसान होती चली जाती है। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलते रहेंगे रिएक्शंस। ओके, नाउ व्हाई देन आर अल्काइल हैलाइड्स द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट? ये बोल रहा है कि यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो एक कॉमन रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिर ऐसा क्यों है कि अल्काइल हैलाइड में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़े कॉमनली हमें मिलती है या ज़्यादा हमें मिलती है, ऐसा क्यों है? ठीक है, और हैलाइड एनायन ही सबसे कॉमन लिविंग ग्रुप होते हैं कि क्लोराइड जा रहा है, ब्रोमाइड जा रहा है, आयोडाइड जा रहा है, यही बेचारे सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप क्यों देखने को मिलते हैं? ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो पहले ये समझा जाए कि यार लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप बनता कैसे है, फिर हमें पता लगेगा ना कि क्यों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अच्छे लिविंग ग्रुप्स बन गए हैं। ठीक है, कि हमें बार बार रिएक्शन में यही देखने को मिलते हैं, घुमा फिरा के यही वापस आ जाते हैं। तो देखिए, इन कंपेयरिंग टू लिविंग ग्रुप्स द बेटर लिविंग ग्रुप इज द वीकर बेस। अब चलो आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं मैं ढंग से। देखना बेटा, ये रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और लिविंग ग्रुप बाहर गया। अब जो बाहर चला गया, इन जनरल मुझे बताइए, ये जो X नेगेटिव है, चाहे ये Cl नेगेटिव हो, चाहे ये Br नेगेटिव हो, चाहे ये I नेगेटिव हो, इट इज अ बेस ना। जैसे HCl अगर एसिड है तो Cl नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस है, HBr अगर एसिड है तो Br नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस है, HI अगर एसिड है तो I नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो इन ऑल द सेंस दिस इज अ बेस, है ना। ये जो भाई साहब बाहर निकले हैं ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? बेस तो ये हैं। ओके, अब ऐसा सोचो यार, जो बाहर निकल गया एक बार, अगर वो शांति से पड़ा रहे, भाई तो को बाहर निकाल दिया, तू शांति से बैठा रहे तो अच्छी बात है। बट अगर वो बोले कि नहीं मेरे को वापस आना है, ठीक है, अगर ये स्टेबल नहीं हुआ, ये जो बेस बाहर आपने निकाला ये बड़ा अशांत है, ये वापस से अटैक करने की इच्छा रखता है, तो दिक्कत हो जाएगी ना हमारे। तो हम चाहते हैं यार जो बाहर निकला है ना, वो निकलने के बाद शांति से रहे, मतलब इट शुड बी अ स्टेबल बेस। स्टेबल बेस का मतलब वीक बेस, क्योंकि जो वीक बेस होता है वही स्टेबल होता है। तो जो बाहर निकला है अगर वो स्टेबल है तो वापस अटैक नहीं करेगा, वापस अटैक नहीं करेगा तो रिवर्स रिएक्शन होने की चांसेस नहीं रहेंगे या कम हो जाएंगे, और वही तो हम चाहेंगे ना यार, हमारा रिएक्शन आगे जाना चाहिए, पीछे तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बाहर निकला है अगर जितना वो वीक बेस होगा उतना ही वो स्टेबल होगा और उतने ही उसके वापस से अटैक करने के चांसेस कम होंगे, एंड दैट मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जितना वीक बेस हो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, basicity is inversely proportional to living group ability। ओके, तो यहां तक की कहानी समझ आ गई कि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, कैसे बनता है। फाइन, चलिए जस्ट गिव मी अ सेकंड। हमारे प्यारे सिस्टम पे थोड़ा सा लोड बढ़ गया हुआ है, तो देखिए नेक्स्ट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन लिविंग ग्रुप। मतलब लिविंग ग्रुप अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, लेफ्ट टू राइट जाएं, टॉप टू बॉटम जाएं, मतलब अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप, तो किस तरह के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। देखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लिविंग ग्रुप को तो बेसिसिटी के साथ हमने एसोसिएट कर दिया ना यार, जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो बेसिसिटी क्या होती है? घटती है। जैसे कि अगर मैं बेसिसिटी का ट्रेंड देखूं अक्रॉस अ पीरियड, तो CH3 नेगेटिव ज़्यादा बेसिक है, NH2 नेगेटिव उसके बाद आएगा, उसके बाद OH नेगेटिव आएगा, उसके बाद आपका F नेगेटिव आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया देखिए एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, एसिडिटी का ऑर्डर होता है हमारे पास CH4 इज वेरी वेरी वीक। ठीक है, वेरी वेरी वीक एसिड, उससे बेटर एटलीस्ट अमोनिया है, उससे बेटर एसिड आपका वाटर है, उससे बेटर आपका HF है।
तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इन चारों में HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बना F नेगेटिव वो सबसे वीक हुआ। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर हुआ। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी, बेटा सबसे ज्यादा वीक कौन सा है? F नेगेटिव। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा हो? F नेगेटिव। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी F नेगेटिव की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम OH नेगेटिव की, उससे कम NH2 नेगेटिव की, और उससे भी कम होगी CH3 नेगेटिव की। तो CH3 नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, समझे? CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये बहुत रेयर होगा कि ये आपको एज ए लीविंग ग्रुप देखने को मिलेंगे। इवन F नेगेटिव भी उतना कॉमनली नहीं मिलता, बट ये बाकी के तीन OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और CH3 नेगेटिव एज ए लिविंग ग्रुप तो बेटा बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्यों? बहुत रेयर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इनको बाहर निकाल के मरना है क्या? इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वापस अटैक कर देंगे, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, है ना, फेवरेबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक चीज होगी, ये है ना। ये तो मैं नेगेटिव चार्ज वाले में आपको बताया। अब अगर हम नॉर्मली देखें अक्रॉस द पीरियड में, अमोनिया और वाटर में देखें, बेटा अमोनिया और वाटर में वीकर बेस कौन सा है? अब यार अमोनिया तो स्ट्रॉन्गर, अमोनिया को तो स्लाइटली बेसिक मानते हैं ना हम, ठीक है। H2O लेस बेसिक है, न्यूट्रल मानते हैं उसको, है ना। H2 को अगर न्यूट्रल मानोगे तो अमोनिया एज अ बेस बनता है, तो मतलब वाटर इज वीकर बेस कंपेयर टू अमोनिया। तो वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर्ड टू अमोनिया, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड आप समझ गए। अक्रॉस द पीरियड जाने पे भैया बेसिसिटी क्या होती है? अगर मैं नेगेटिव चार्ज मतलब एनायंस की बात करूं तो बेसिसिटी घटती है और लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए, एक ये चीज होगी। सेकंड, अब अगर हम डाउन द ग्रुप जाने में देखें, डाउन द ग्रुप जाने के लिए आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अगर आप HX की एसिडिटी मैं आपको पूछूं, हेलोजन एसिड्स की, तो इनमें एसिडिटी का ऑर्डर बेटा क्या होता है? देखिए, HF से ज्यादा होता है HCl, उससे ज्यादा होता है HBr और उससे ज्यादा होता है HI। ये होता है नॉर्मल आपका एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी बढ़ती है, क्यों? ये भी आपको बताता हूं। देखिए, HF का बॉन्ड छोटा है, HCl का बॉन्ड थोड़ा लंबा है, HBr का थोड़ा और लंबा है, HI का थोड़ा और लंबा है। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना वीक होगा, जितना वीक होगा उतना जल्दी टूटेगा, जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी H पॉजिटिव देगा, और जितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा उतना अच्छा एसिड उसको हम कहेंगे। तो ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर आ गया। तो अगर इसके कॉन्जुगेट बेस बनाए, सब पढ़ाया हुआ है नहीं कि इक्विलिब्रियम में, हाँ, तो F नेगेटिव, तो सबसे वीक जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बेस उतना अच्छा होता है जितना नेगेटिव चार्ज डेंस हो। देखिए, फ्लोरीन छोटा एटम है, उसके ऊपर भी 1 नेगेटिव है। आयोडीन बड़ा एटम है, उसके ऊपर भी 1 नेगेटिव है। तो यार एक बड़े एटम पे 1 नेगेटिव चार्ज डेंस थोड़ा ना हो पाएगा। छोटे से एटम के ऊपर आपने 1 नेगेटिव चार्ज रखा है तो बड़ा डेंस है ना वो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है बेस उतना स्ट्रांग होता है। इसलिए F नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस है क्लोराइड से, वो स्ट्रॉन्गर है ब्रोमाइड से, वो स्ट्रॉन्गर है आयोडाइड से। तो अगर ये बेसिसिटी का ऑर्डर हुआ तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो भैया सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इनमें से कौन सा होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे वीक बेस दैट इज आयोडाइड। आयोडाइड, फिर उससे कम ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और सबसे लास्ट में फ्लोराइड। तो ऐसा है। तो बेसिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप जाने पे, जब नीचे जाते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है। देखो, फ्लोराइड से आयोडाइड पे गए तो बेसिसिटी घटी, और इसलिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने पे, समझे? तो उसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको बेसिसिटी से रिलेट करना है। तो आपको बेसिसिटी को समझना है, नथिंग एल्स। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिए। तो आयोडाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए जहां आयोडाइड मिल जाए तो उसको तो निकाल दो। अगर आयोडाइड और ब्रोमाइड दोनों लगे हों और सिमिलर सिचुएशन में हों, ठीक है, मतलब बाकी का आसपास का एनवायरनमेंट सेम है, तो आप आयोडाइड को निकालेंगे कि ब्रोमाइड को निकालेंगे? तो ऑब्वियसली फिर आयोडाइड को निकालो। क्यों? क्योंकि दैट इज द बेटर लिविंग ग्रुप अमंग द टू, है ना। जब चुनना ही पड़े कि यार इसको भी निकाल सकता हूं और इसको भी निकाल सकता हूं, तो किसको निकालूं? विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन लिविंग ग्रुप में, जैसे RCl से
Cl नेगेटिव निकल गया, RBr से Br नेगेटिव निकल गया, तो ये कॉन्जुगेट एसिड उनका वैल्यू भी दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। देखिए H2O बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर ROH है और मैं बोलूं कि बेटा इसके ऊपर मैं Cl नेगेटिव का अटैक करवा रहा हूं, ठीक है, और मैं बना रहा हूं यहां पे RCl और मैंने निकाल दिया OH नेगेटिव को बाहर, बेटा ये ना हो पाएगा, नॉट फेवरेबल। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव वीक है, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है। यार एक वीक चीज स्ट्रॉन्ग को बाहर ले गया, एक हल्का फुल्का आदमी एक पहलवान को रिंग से बाहर पटक दे, नहीं हो सकता ना ये। तो Cl नेगेटिव जो है वीकर बेस है, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गर है, तो तुम जिसको बाहर निकाल रहे हो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये फेवरेबल नहीं हुआ। OH नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आप OH नेगेटिव को बाहर निकाल रहे हो तो यार मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप बोलोगे सर फिर तो मतलब अल्कोहल से क्लोराइड बनाना या हेलाइड बनाना मुश्किल है। इस तरीके से तो मुश्किल है। अच्छा अगर इसका उल्टा करें, इसका अगर हम RCl को बोलें कि सर RCl पे OH नेगेटिव का अटैक करवा देते हैं और ROH बना के Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा? यस ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जिसको आपने बाहर निकाला है वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग था, तो वो अटैक करेगा, तो ये फेवरेबल है, ठीक है, इसका उल्टा नहीं था। तो मतलब सर क्लोराइड को अल्कोहल में तो हम कन्वर्ट कर गए, तो सर अगर अल्कोहल को क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो चलिए उसके लिए भी एक तरीका हमारे पास है। देखिए तो ROH में समस्या क्या आ रही है? ROH में समस्या ये आ रही है कि भैया ये जो OH है ना, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, अगर इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दें जाए तो वो कैसे? अच्छा बताओ, OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इसलिए वो एक पुअर लिविंग ग्रुप बन जाता है। अगर H2O की बात करें तो यार H2 तो न्यूट्रल होता है, वो तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो तो बाहर जाएगा शांति से, मतलब चिल करेगा, मतलब है ना, फ्रिज में जाके, ठीक है। तो H2O तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या किसी तरीके से इस OH को मैं H2O में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? चलिए देखते हैं। तो अगर बेटा मेरे पास H पॉजिटिव यहां पर हो, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाना चाहूं मैं, मतलब करवाना पड़ेगा मुझे, चाहूं वाली बात नहीं है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा कि आ भैया भूखे नंगे तुम इंसान, चलो तुम्हारे को हम लोन पेयर देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास अब ये 2 H हो गए और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको भी पता है कि ऑक्सीजन जैसा दबंग आदमी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरे शहर में चलती है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाते हैं, खींचे चले आते हैं, और वो और पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, कितनी बेइज्जती की बात हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन बोलता है यार ऐसी बेइज्जती तो नहीं सहन नहीं होगी, तो काम करते हैं, हम ये बॉन्ड तोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ये आर के साथ अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, और यहाँ Cl नेगेटिव इसी ताक में बैठा हुआ था कि चलो भैया तुम बॉन्ड तोड़ो और हम पीछे से अटैक कर देंगे इस आर के ऊपर। अब ये बेचारा अकेला है, तनहा है, तो उसको तो बॉन्ड की जरूरत होगी। तो जैसे ये बाहर निकला, Cl ने अटैक किया, RCl बना और ये H2O बाहर। तो देखिए जो लिविंग ग्रुप है वो आपका कौन है? H2O, दैट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जहां पर लिविंग ग्रुप पुअर हो उसको हम एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं। तो मतलब अल्कोहल को अगर क्लोराइड में या ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है तो बेटा एसिडिक मीडियम चाहिए होगा। तो ये चीज बच्चों को समझ आनी चाहिए कि क्यों अल्कोहल एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट करके हेलाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, बेसिक में क्यों नहीं होता? क्योंकि बेसिक में जो बाहर निकलेगा वो OH नेगेटिव होगा और जो कि फेवरेबल नहीं है। तो इसीलिए लिविंग ग्रुप का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। समझ आ गया तो शेयर कर देना आगे, ओके। चलिए तो ये कुछ वही पीरियोडिक ट्रेंड, कुछ इनका पीके वैल्यू दिया, पीके आपको पता ही है ना, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बीच में ना क्यों ऑन हो जाता है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, तो इसका मतलब बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके, तो जिसका पीके कम है वो कम बेसिक है। देखिए इसका कम है, ये कम बेसिक है, F नेगेटिव, इससे बड़ा OH नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, ये तो आपको मैंने बताया ना पीछे भी, R नेगेटिव लाइक CH3 नेगेटिव, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, देखो इसकी पीके वैल्यू हाई है ना। तो पीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी है, सिंपल, डन। तो यहां तक की कहानी क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन लिविंग ग्रुप हमने समझ लिए। अक्रॉस अ पीरियड की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड जाके बेसिसिटी क्या होती है, घटती है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसका। ये आपकी लिविंग, ये सारे मैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बना रहा हूं, मैं कंफ्यूज मत करना है किस चीज का वो है ये। ठीक है, NH3 से बेटर H2O हो गया, राइट। सेकेंड डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती है, मतलब OH नेगेटिव से बेटर SH नेगेटिव होगा अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो। ठीक है, ओके। तो बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं पूछने वाला है, अभी तो ये बेसिक्स आइडिया हो गया। जैसे रिएक्शन करते जाएंगे हम और एडवांस चीज़ों में भी एंटर करेंगे, अभी तो बेसिक, ताकि कॉन्फिडेंस बने अपना। ठीक है, शुरुआत में अपने को हाई लेवल पे नहीं पहुंचना है। तो हाँ, अब जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है कि और बच्चे करते क्या है, दे स्टार्ट गुड, दिक्कत नहीं होती, दे स्टार्ट गुड, स्टार्टिंग में करते हैं, धीरे समझ आने लगता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। फिर ऐसी ऐसी चीज़ों को छेड़ देते हैं जिनको उस समय छेड़ना नहीं होता है, ऐसी ऐसी बुक्स को और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, और फिर वो सॉल्व नहीं होते। फिर जितना कुछ आपने पढ़ा होता है उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और जो उसका सॉल्यूशन दिया गया वो ऐसा उठपटांग सी चीज़ करी हुई है जो आपको आइडिया ही नहीं है, और फिर आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा यार, या फिर ये जो सोल्यूशन है उसको रट लेता हूँ। फिर आप उसको लगता है कि अच्छा शायद ये ऐसे ही करते होंगे इसको, वो सोल्यूशन को रट लेता है बिना समझे कि क्यों उस क्वेश्चन में कुछ और डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया गया था, वो समझा नहीं उसको, रट लिया, अपने कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट कर लिया, अपने कॉन्फिडेंस को गिरा लिया, अब गई ऑर्गेनिक गई वहीं से। ठीक है, तो आपको प्रोग्रेस धीरे धीरे बिल्ड करनी है। अगर आप एकदम से जंप लेने की कोशिश करेंगे, बड़े हाई लेवल पे आएंगे, और बच्चे बोलते हैं ना सर आप एडवांस का पढ़ाते हो क्या, ये पढ़ा, अबे भाई मैं जो भी पढ़ाता हूँ तुम्हें समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब पहले दिन ही आके कोई एडवांस का तो नहीं पढ़ाता है। ओके, तो हर भांति भांति के बच्चे रहते हैं यहाँ पे, उनको कई इसी उसमें टेंशन में रहते हैं कि अरे हम तो एडवांस का पढ़ेंगे, हम तो जेई मेंस का, मतलब मेंस में तुम्हारे अच्छे अच्छों की, मतलब अच्छे अच्छों का पानी निकाल देता है मेंस। ठीक है, तो कभी भी इस उसमें मत रहना, हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं तो वो ईगो ना, केवल उससे ईगो सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाती है, पर वो डुबाती है बहुत। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं वो अच्छी बात है, बट दैट शुड नॉट बिकम मैटर ऑफ ईगो, है ना, ईगो बूस्टर नहीं बनना चाहिए वो आपका। ना देखिए, विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप इन ईच पेयर, तो अभी हमने अभी भी पढ़ा यार, Cl ने आई नेगेटिव में, आई नेगेटिव बेटर है, वीकर बेस है, NH3 और NH2 नेगेटिव में। अच्छा ये चीज़ तुम्हारे को एक और बता दूँ कि ये तो हाँ बड़ा सिंपल सा था यार, NH3 और NH2 नेगेटिव में बेटर कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है यार NH3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा बेसिक होता है ना, तो वो तो पुअर लिविंग ग्रुप निकलेगा। वैसे OH नेगेटिव से बेटर लिविंग ग्रुप H2O है, तो जब भी मौका मिले NH2 नेगेटिव को NH3 में कन्वर्ट करने का तो हम करेंगे, और उसको NH3 बना के निकालेंगे। OH नेगेटिव को वाटर बना के निकालेंगे, जो पीछे हमने अल्कोहल के एग्जाम्पल में किया है ना, वही। तो NH3 इज बेटर है क्योंकि वीकर बेस है। H2O और H2S, देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी बढ़ती है, तो इसलिए H2S की एसिडिटी H2O से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर बेटा H2S ज़्यादा एसिडिक है तो ऑब्वियसली बेसिसिटी उसकी कम हुई ना, तो क्लियर, डाउन द ग्रुप जाने पे आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स गुड लिविंग ग्रुप्स, चलिए 4 आपके पास केस है, किसके पास अच्छा लिविंग ग्रुप है, हेलाइड में है, हाँ जी ये है ना, ब्रोमाइड है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाँ है। क्यों, क्योंकि HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Br नेगेटिव इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड का पुअर बेस है, वीक बेस है, तो दैट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। OH नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस, OH2 पॉजिटिव जब ये बाहर निकलेगा तो ये पानी बन के निकलेगा, यस दैट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। यहां पे तो कुछ निकलने वाला है ही नहीं, यहां तो कोई ऐसा पोलैरिटी इंड्यूस करने वाला ग्रुप ही नहीं है, ये तो मिथाइल लगा लास्ट में, अगर तुम गलती से इसको निकालोगे
बाहर निकालोगे CH3 नेगेटिव बना के, भाई साहब CH3 नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, गलती से मत निकाल देना। तो इसीलिए नॉर्मल जो अल्केन्स हैं उनमें नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो जिसको तुम बाहर निकालने की सोच रहे हो वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, नहीं निकलेगा बाहर। इसलिए इस तरह के कंपाउंड में, अल्केन्स में एसएन रिएक्शंस चांस ही नहीं। अल्कोहल में एसएन हाँ हो जाएगा, प्रोटोनेट करना पड़ेगा, इस अल्कोहल में नहीं होगा डायरेक्टली, पर H पॉजिटिव का अटैक किया हुआ है आपने उसके ऊपर, एसिडिक मीडियम में है तो हो जाएगा। हेलाइड्स बड़े आराम से हो जाएगा, क्लोराइड भी निकल जाता है इजीली, ब्रोमाइड भी बाहर निकल जाता है, आयोडाइड भी बाहर निकल जाता है, तो ये इनके बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलिए नाउ नेक्स्ट वन, डज द इक्विलिब्रियम फेवर द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन ईच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको बताना है भाई साहब, यहां पर जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ रहेगा, रिएक्टेंट की तरफ रहना चाहेगा या प्रोडक्ट की तरफ रहना चाहेगा। ठीक है, आई एम गिविंग यू 30-40 सेकेंड, आप आराम से पॉज करके उसको सॉल्व करना, दिमाग लगाना। अब मैं इसको डायरेक्टली देखता हूं। देखिए NH2 बाहर निकल रहा है, NH2 नेगेटिव और Br नेगेटिव। यार सिस्टम ऐसे रिएक्शन को फेवर करता है कि प्रोडक्ट में जो एसिड बेस है ना वो वीक होने चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं, Br नेगेटिव और NH2 नेगेटिव में ज्यादा बेसिक कौन है, या चलो इसका कॉन्जुगेट बना लो, अमोनिया और HBr में ज्यादा एसिडिक कौन है। अरे यार HBr ज्यादा एसिडिक है, तो Br नेगेटिव वीकर बेस हुआ, तो बेसिसिटी NH2 नेगेटिव की स्ट्रॉन्गर है। तुम एक स्ट्रॉन्गर बेस को बाहर निकाल रहे हो Br नेगेटिव को अंदर लेके, गलत बात है ना ये। पीछे मैंने कहा कि Br नेगेटिव OH नेगेटिव को बाहर नहीं निकाल सकता, तो NH2 नेगेटिव तो यार OH नेगेटिव से भी ज्यादा बेस है, ज्यादा बेसिक है। मतलब OH नेगेटिव अगर एक पुअर लिविंग ग्रुप है तो भैया NH2 नेगेटिव तो उससे भी पुअर है, उसको तो गलती से मत निकालना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये तो नहीं होना चाहिए, गलत बात होगी ये तो ये रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ बैकवर्ड रहेगा, ये फॉरवर्ड जाने की इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। सेकंड में साइनाइड, अब देखिए HI और HCN इज वीक एसिड, HCN एक वीक एसिड होता है, इसलिए साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बट कंपैरेटिवली ठीक स्ट्रॉन्ग है। जो कि HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो I नेगेटिव इज अ वीक बेस, तो I नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप होना चाहिए ना, तो है। I नेगेटिव निकल रहा है बाहर, Ca नेगेटिव अटैक कर रहा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ वीक बेस, तो यस इट इज फेवरेबल। तो ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि जो बाहर निकला है वो वीक बेस है, पुअर मतलब बेस है, तो मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप है वो, राइट। थोड़ा सा कई बार इसको ना प्रोसेस करना, डाइजेस्ट करना टाइम लगता है, तो यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो, एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन एंड देन मूव फॉरवर्ड। और कई बच्चों को बहुत सिंपल भी लगेगा जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, तो दे कैन क्विकली मूव अहेड। तो अब आते हैं बच्चे, बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, लिविंग ग्रुप के बारे में आपको मैंने बता दिया, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। देखिए न्यूक्लियोफाइल्स एंड बेसिस आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, बेस तो है ही, आपको पता ही है NaOH में बेस क्या होता है, OH नेगेटिव है ना। और पीछे हम रिएक्शन करवा रहे थे, क्लोराइड पे OH नेगेटिव का अटैक करवा रहे थे और मैं बोल रहा था वो न्यूक्लियोफाइल है। तो यार ये जो OH नेगेटिव है ये बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है क्या ये। अब इन्होंने लिखा ना कि स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है, दोनों के पास एक लोन पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए, या एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लोन पेयर ही होना चाहिए, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, वो भी डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, तो वो तोड़ के उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन के लिए इस्तेमाल हम कभी कभी कर लेते हैं। तो पाई बॉन्ड वाली स्पीशीज भी कभी कभी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर लेती हैं, एज ए बेस काम कर लेती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए डिफरेंस आपको बताता हूं मैं। OH नेगेटिव क्या है, बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है। भैया OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है, ओके, मतलब वो हाइड्रोक्साइड आयन है। अब वो बेस की तरह काम करेगा, बेस कोई स्पीशीज नहीं होती है, बेस एक अटैक करने का तरीका है, ओके। न्यूक्लियोफाइल एक तरह का अटैक करने का तरीका है, ठीक है। जैसे आप जो हो आप तो वही हो,
जब आप स्कूल में हो, क्लास में हो तो आप एक स्टूडेंट हो, जब आप घर में हो तो स्टूडेंट तो नहीं हो। तो मैं आपको बोलूँगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, कभी ये स्टूडेंट है कभी ये स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि आप कभी स्टूडेंट का रोल प्ले करते हो जब आप स्कूल में होते हो या कोचिंग में होते हो, और जब आप घर पे होते हो तो आप वो रोल नहीं प्ले कर रहे, आप एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हो, है ना, राइट? वैसे OH नेगेटिव कभी बेस का रोल प्ले करेगा, कभी न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। तो हमें यह समझना है कि किन कंडीशंस में वो एज अ बेस काम कर जाता है। तो मतलब क्या होता है एज अ बेस, व्हाट डिफाइंस कि ये बेस है एंड व्हाट डिफाइंस कि ये न्यूक्लियोफाइल है। देखिए, बेस का सिंपल सा काम है कि मेरे को H पॉजिटिव चाहिए, तो जो भी स्पीशीज H पॉजिटिव पे अटैक करती है या H पॉजिटिव को निकाल लेती है कहीं से, उसको बेस बोलते हैं। तो अगर ये OH नेगेटिव किसी के ऊपर अटैक करके कहीं से H पॉजिटिव उठा के ले आया, तो मैं बोलूंगा इसने एज अ बेस काम किया। और यही OH नेगेटिव मान लीजिए यहां पर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, H पॉजिटिव के साथ नहीं, तो इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल में क्लासिफाई करूंगा। तो मतलब ये किस तरह से अटैक करता है दैट विल डिसाइड कि इसको मैं न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा या बेस बोलूंगा। ओके, तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को निकाल लेना कहीं से, H पॉजिटिव को निकाल लेना। तो जब वो अपने लोन पेयर का इस्तेमाल H पॉजिटिव को निकालने के लिए करेगा उसको बेस बोलेंगे। पर जब वो उसी लोन पेयर का इस्तेमाल किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए करेगा, मतलब H को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और के साथ, मे बी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोरस के साथ बना रहा है, सल्फर के साथ बना रहा है, सिलिकॉन के साथ बना रहा है, इट डजंट हैव टू बी कार्बन। जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तब उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो समझ आया? तो दे डिफर इन व्हाट दे अटैक, कि भैया अटैक किसके ऊपर कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड कि वो बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है। तो बेस इज अटैक प्रोटॉन्स H पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल्स अटैक अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्योंकि ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो वो वहीं अटैक करेगा ना जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो वहां पर अटैक करता है। ओके, ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए ये POCl3 ले लिया आपने, है ना। अब मान लो यहाँ पर मैं बोलूँ कि यार यहाँ पर OH नेगेटिव आ रहा है, तो POCl3 में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या यहाँ पर भी तो OH नेगेटिव अटैक करेगा ना इसके ऊपर, क्योंकि फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, राइट। तो यस, इसको भी एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलेंगे हम, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इसने। तो समझ आया फंडामेंटल। तो बेस प्रोटॉन पे अटैक करता है, H पॉजिटिव को निकाल लेता है कहीं से, और न्यूक्लियोफाइल जनरली जो आप मोस्टली पढ़ेंगे वो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर कार्बन पे अटैक कर रहा है और उसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो ये कहानी समझ आई? समझ आ गई ना ये चीज? चलिए नेक्स्ट वन। आई नो कि तुम लोगों को समझ आ जाएगी, इतने भी नालायक नहीं तुम लोग। नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। अब कब एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा बेस होगा, चलो उसके लिए आपको मैं दो तीन चीजें बताता हूं। देखिए बेटा, एक अच्छा बेस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बस, मतलब छोटा साइज हो और नेगेटिव चार्ज भर भर के हो, वो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मींस एक अच्छा बेस है। तो मतलब डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं ज्यादा तो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं वो। और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, कहाँ कहाँ की डिग्री चाहिए होती है, IIT की डिग्री चाहिए होगी, NIT की डिग्री, क्या क्या चाहिए होता है एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल को। एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल को नो डाउट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, दैट इज ओनली वन रिक्वायरमेंट। कॉम्पैक्टनेस भी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी भी चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा और चीज़ों के बारे में मैं नहीं जाऊँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी। तीन, आई थिंक तीन सफिशिएंट है, 3 पॉइंट से। तो उसको भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए कि हाँ यार उसको इलेक्ट्रॉन रिच होना है, वो भी चाहता है इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो जल्दी इजीली अटैक कर पाएगा किसी पॉजिटिव जगह पे। तो यस, ये फैक्टर तो कॉमन आ गया, फैक्टर कॉमन आ गया। ओके, तो मतलब यार जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है
वो तो अच्छे बेस की कंडीशन को फुलफिल कर ही रहा है, क्योंकि बेस तो बोलता है मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है भैया, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है वो तो मेरी भी कंडीशन है। तो मतलब जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो एक अच्छा बेस तो हो ही जाएगा, क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने में बेस की कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई हो जाती हैं। बट जो एक अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हमेशा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जरूरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा बेस सिर्फ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, पर वो कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, पोलराइजेबल है कि नहीं है, इन कंडीशंस पे वो खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये तो हमें नहीं पता। तो अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये दो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस कॉम्पैक्टनेस एंड पोलराइजेबल, व्हाट इज दिस, क्या है ये? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब उप्स, ये कुछ ज़्यादा आगे पहुंच गए हम, स्किप कर गया मैं एक स्लाइड। देखो बेस को सिर्फ एच निकालना है। एच कहाँ लगे होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कहाँ लगे होते हैं? बिल्कुल बाहर। जैसे पेड़ पे पत्ते लगे होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बाहर, पेरिफ्री पे, वैसे हाइड्रोजन तो बाहर लगे होते हैं। तो ये बेस छोटा है या मोटा है, डजेंट मैटर। जैसे मान लो एक रूम में आपके कमरे में पार्टी चल रही है, बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ मैं ये। आपके घर पे पार्टी है, रूम भैया पैक है एकदम, दोस्तों से सारे भरे पड़े हैं और पार्टी चल रही है, और आपके दोस्त को ना कुछ सामान चाहिए, में भी चाबी चाहिए, मोबाइल चाहिए कुछ, ठीक है, उसको लेने आना है, और दोस्त आपका हट्टा कट्टा एकदम है, बिल्कुल समझ रहे हो ना एकदम, बस। तो अब क्या हुआ, ये पार्टी हो रही है एक कमरे में, राइट, ये दरवाज़ा है, आपका दोस्त यहाँ पे आएगा। दो सिनेरियो हैं, अगर आप यहीं पे खड़े हैं, दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं आप, तो कितना मर्जी हट्टा कट्टा दोस्त हो, दरवाज़ा खोला, चाबी ली, चला गया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रूम भैया कितना पैक्ड है, कितनी भीड़ है कमरे में, उसको मतलब ही नहीं था, क्योंकि रूम के अंदर जाना ही नहीं है, बाहर से लिया और निकल गए। बेस वो काम करता है, बाहर से एच पॉजिटिव को उठाया और निकल गए। तो छोटा है बेस, बल्कि है, बड़ा साइज का है, को बोलता फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को। तो बेस के लिए ना साइज इज नॉट अ कंसर्न, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसको साइज की। नाउ इमेजिन यू आर हियर, सेंटर में आप, ठीक है। ये भी कौन सा सिनेरियो आ गया? ये आ गया न्यूक्लियोफाइल वाला सिनेरियो। न्यूक्लियोफाइल को पेरिफेरी से एच नहीं निकाल के लेके जाना होता है, उसको अंदर आके कार्बन पे अटैक करना है। तो कार्बन तो अंदर जाके ना, थोड़ा अंदर तक घुसना पड़ेगा ना उसको। तो अगर यहां से न्यूक्लियोफाइल आया, मतलब आपका फ्रेंड आया, अब कार्बन तो सेंटर में, थोड़ा बीच में है ना, अब आप रूम के बीच में एंजॉय कर रहे हो। अब आपका फ्रेंड अगर तो हुआ हट्टा कट्टा, तो यार उसको बड़ी दिक्कत होगी, इतनी भीड़ में से अंदर तक आए और आपसे चाबी लेके जाए, तो दिक्कत हो जाएगी। बट अगर दुबला पतला होगा तो एकदम से घुसेगा और जाके चाबी लेके निकल आएगा वापस, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल को क्योंकि अंदर जाके कार्बन को अप्रोच करना होता है, उसकी बॉन्डिंग रेंज के अंदर आना होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कॉम्पैक्ट होने चाहिए। बल्कि होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पर बेस को फर्क नहीं पड़ता, हल्का फुल्का है, बल्कि है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए, है ना, इसीलिए कॉम्पैक्टनेस जरूरी है। पोलराइजेबल, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। चलिए हम ये वाला स्लाइड मिस कर गए थे, इसको पढ़ लेते पहले। न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी इन 3 इंस्टेंसेस, मतलब कि भैया जो बेसिसिटी का ट्रेंड होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ट्रेंड होगा 3 केसेस में। पहला, फॉर 2 न्यूक्लियोफाइल्स विद द सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम, मतलब 2 न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है। न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन होता है? जैसे कि मैं वाटर और अल्कोहल की बात करूं, इनमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर कौन रहा है? ऑक्सीजन ना, लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास है, तो न्यूक्लियोफिलिक एटम तो ऑक्सीजन है। तो जब दो ऐसे न्यूक्लियोफाइल आप कंपेयर करते हो जिनमें न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम होता है, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। ओके, चलो आपको एग्जांपल देता हूं मैं। आर ओ नेगेटिव एंड आर सी ओ नेगेटिव, बेटा दोनों में जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों में जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है वो ऑक्सीजन है, राइट। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम होता है ना, तो बस जो बेसिसिटी का ट्रेंड है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी है। तो बेटा इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? अब ऑब्वियसली बात है यार, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है,
तो लेस अवेलेबल है, तो ये वीक बेस है ना, वीकर बोलेंगे इसको, रादर कंपैरिजन कर रहे हैं, वीकर बेस और ये स्ट्रॉन्गर बेस दोनों में। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी है, ये वीकर बेस भी है और ये वीकर न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ऐसे केस में जो बेसिसिटी का ट्रेंड होता है वही आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए NH2 नेगेटिव और CH3 नेगेटिव में, ओह सॉरी यहाँ तो डिफरेंट हो गया ना, ये ले लो, चलिए एक एग्जांपल आई थिंक काफ़ी है ना, सेम वाला, और फिर वाटर अल्कोहल का ले सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हो गया, एक और लेना है CN नेगेटिव CH3 नेगेटिव का ले लो। अब CH3 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी हुआ, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बेस है ये, क्योंकि मीथेन को आप एसिडिक नहीं मानते, एसिडिक नहीं मानते, है ना, वेरी एसिड, कहाँ से आ जाती हैं। चलिए सेकंड, A negatively charged nucleophile is always stronger than its conjugate acid। अरे यार सिंपल सा फंडा भाई, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलिए आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर सिंपल ये बोल रहा है कि भाई साहब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूट्रल से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, H2O और OH नेगेटिव में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा यार, ऑब्वियस ही बात है OH नेगेटिव। NH3 और NH2 नेगेटिव में कौन बेटर होगा, ऑब्वियस ही बात है यार NH2 नेगेटिव। तो ये कुछ सोचने वाली बात है, H2S और HS नेगेटिव में ऑब्वियसली HS नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला यार न्यूट्रल वाले अपने कॉन्जुगेट से तो बेटर ही होगा ना न्यूक्लियोफाइल हमेशा। तो ये कोई कॉमन सेंस वाली बात है, ये बोलने वाली बात भी नहीं है, तो ये भी क्लियर हो गया है ना। तो यहां पर OH नेगेटिव बेस भी स्ट्रॉन्गर है, H2O से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल चल रहे हैं, मतलब सेम चल रहे हैं। जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर है। तीसरा सिनेरियो, अक्रॉस अ पीरियड राइट टू लेफ्ट जब जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज बेसिसिटी इंक्रीजेस, मतलब अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी ऑर्डर सेम होता है। फॉर एग्जांपल CH3 नेगेटिव ग्रेटर देन NH2 नेगेटिव ग्रेटर देन OH नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव, NH2 नेगेटिव सॉरी PH3 ग्रेटर देन H2S, लाइक दैट, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का सेम ऑर्डर चलता है, सेम ऑर्डर, मींस अमोनिया इज बेटर देन वाटर, ये ठीक है। तीन केस है बस ये जहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल चलते हैं, ओके। अब आप बोलोगे सर डाउन द ग्रुप वाला तो आपने बताया नहीं, वो पीछे पोलराइजेबल वाला फैक्टर था वो भी आपने नहीं बताया, आ रहे हैं उसके ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है। देखो पहले इस पे आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन ईच केस, 30 सेकंड लेके पॉज करके कर लो। ऑब्वियस बात है ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में O और N, अक्रॉस अ पीरियड नाइट्रोजन, व्हाई नाइट्रोजन इज बेटर देन ऑक्सीजन यार, क्यों सर ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर हैं तो वो बेटर नहीं होना चाहिए, बेटा जब दो चाहिए नहीं लोन पेयर तो मैं दो का क्या करूंगा, मेरे को तो एक की रिक्वायरमेंट है ना, न्यूक्लियोफाइल तो सिर्फ एक लोन पेयर से बन जाता है तो दूसरे का मैं 4 डालूंगा। तो ऐसा नहीं होता किसी के बाद 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर पे नहीं डिपेंड करता। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या है, साइज की बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ी ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी है, पर नाइट्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहता है, कर देगा, ऑक्सीजन उतना विलिंग नहीं होगा। तो इसलिए देखो होना और देना दो अलग बात है ना, आपके पास लोन पेयर है पर देता कोई नहीं है, राइट। तो नाइट्रोजन के पास भी है ऑक्सीजन के पास भी है, पर नाइट्रोजन आसानी से दे देगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सेम इज द केस हेयर, कार्बन के पास भी यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी है,
ऑक्सीजन के पास भी है, इसके पास भी है, सबके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। कार्बन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से अपना लोन पेयर दे देता है, तो इसलिए ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हुआ। ये अक्रॉस द पीरियड चलता है ये वाला फंडा, डाउन द ग्रुप मत लगाना इसको। डाउन द ग्रुप में साइज डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि साइज की वेरिएशन बहुत बड़ी होती है। CH3CO नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज क्या है? डीलोकलाइज है, घूम रहा है, वीक बेस। यहां पर नेगेटिव चार्ज फोकस है एक जगह पे, और सेम एटम है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो जब न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम होता है तो बेसिसिटी पैरेलल्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये वाले भाई साहब हमारे स्ट्रॉन्गर बेस हैं। राइट, ये क्लियर हो गया ना ये? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट। यार डाउन द ग्रुप वाला तुम्हारे को बता देता हूँ वेरिएशन। न्यूक्लियोफिलिसिटी increases down the group while basicity decreases down the group। जब भी मैं इंक्रीज डिक्रीज है ना, मैं एरो से बताता हूँ, तो वो उतना लंबा लिखेगा कौन, ये शॉर्टकट है उसके लिए। बेसिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहां पर ये दोनों उल्टे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं यहां पर दोनों उल्टे? यहां पर दोनों के उल्टे होने का जो रीजन है वो ये है कि जब F नेगेटिव की मैं बात करूं और मैं I नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, तो एक सेकेंड मैं सोच रहा था वो वाली इमेज ले आए, पर छोड़ो। हाँ, F नेगेटिव I नेगेटिव है। F नेगेटिव बेटा छोटा है साइज में, आयोडाइड रिलेटिवली बड़ा है साइज में, ठीक है। अब दोनों को कार्बन पे अटैक करना है या कार्बन के साथ फाइनली बॉन्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी और लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, फाइन। अब ये F नेगेटिव भी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और उप्स, ये देखिए कमाल, ठीक है। ये I नेगेटिव भी करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में बॉन्ड कितना अच्छा बनता है, फ्लोरीन और कार्बन के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना ज्यादा ओवरलैप करता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनना है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन के ऑर्बिटल के साथ जितना ज्यादा और जितना अच्छे से ओवरलैप करेगा, उतनी जल्दी और उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो वो भी मैटर करता है। अब फ्लोरीन है छोटा साइज में, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे न्यूक्लियस का पुल स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बाहर खिसकेगा नहीं, डिस्टॉर्ट नहीं होगा, पोलराइज नहीं होगा इजीली, है ना, टाइटली पकड़ के रखा है उसके न्यूक्लियस ने। आयोडाइड है बड़ा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना दूर तक है कि न्यूक्लियस का उसके ऊपर जो पुल है दैट इज वीक, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कार्बन इजीली अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेगा, ज्यादा अच्छे से डिस्टॉर्ट कर लेगा, ज्यादा पोलराइज हो जाएगा ये, तो ओवरलैप अच्छा होगा तो बॉन्ड जल्दी बनेगा, बेटर बनेगा। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में पोलराइजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नहीं होना चाहिए वो एकदम बिल्कुल कंडेंस नहीं, थोड़ा साइज में बड़ा हो। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था कॉम्पैक्ट होना चाहिए, अभी आप बोल रहे हो बड़ा होना चाहिए। अब आपको मैं फंडा समझाता हूं, देखिए कॉम्पैक्ट क्या होता है। आयोडाइड सिर्फ एक सिंगल एटम है, एक एटम इतना बड़ा नहीं होता कि उसको आप बल्कि बोलो। बल्कि टर्म तब आती है व्हेन देयर इज सम ग्रुप्स कनेक्टेड, राइट। जैसे कि मैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड का एग्जांपल लूं, ये एक बल्कि है स्पीशीज। क्यों? क्योंकि O नेगेटिव के बगल में इतना बड़ा टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज अ बल्कि आयन, है ना, बल्कि है। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा तो बड़ा पुअर होगा ये, क्योंकि बहुत बड़ा है साइज में। अकेला एटम कभी बल्क नहीं होता, आयोडाइड एक बड़ा एटम है तो वो पोलराइजेबल ज्यादा है, डजंट मीन कि वो बल्क है, ओके। तो सिंगल एटम को कभी बल्कि की डेफिनेशन में मत डालना। बल्कि तब होता है उसके आसपास बहुत ज्यादा बल्क है, बहुत ज्यादा भीड़ है उसके आसपास, किसी के एंटायर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, नॉट अ सिंगल एटम, ओके। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है मेन एटम का,
तो वो ज़्यादा इजीली पोलराइज होता है, ज़्यादा अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा कार्बन के साथ और जल्दी बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका SH नेगेटिव इज बेटर देन OH नेगेटिव, क्योंकि सल्फर बड़ा है ऑक्सीजन से तो ज़्यादा पोलराइजेबल है। तो कभी भी पूछे कि SH नेगेटिव और OH नेगेटिव में ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, SH नेगेटिव। वैसे PS3 बेटर हो गया NH3 से, क्योंकि नाइट्रोजन से बड़ा है फॉस्फोरस, दैट डजंट मेक इट बल्की। ओके, तो बल्कि की डेफिनेशन को एक सिंगल एटम के ऊपर कभी भी डिफाइन मत करना। तो ये पोलराइजेबिलिटी वाला फंडा है। ओके, चलो तो ये होगी कहानी। अब स्टेरिक इफेक्ट्स एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी की एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम, क्योंकि आई थिंक काफी लंबा हो गया ये। तो स्टेरिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसके प्रोटिक सॉल्वेंट वाला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अगर अच्छा लगा तो डू शेयर इट एवरीवेयर विद #, कैनवस क्लासेस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मेरा एफर्ट ज़्यादा जाता है रिकॉर्ड करने में, क्योंकि उसका काफ़ी प्रोसेस होता है। लाइव में तो है ना, आए और हो गया, रिकॉर्ड खुद हो गया, ठीक है। बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल एंड मोर स्ट्रक्चर्ड, ज़्यादा सिस्टमेटिक होंगे ये लेक्चर्स। ओके, तो काइंडली एडजस्ट, थोड़ा सा इस पार्ट को मेरे समझने की कोशिश करें और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स का, सबके साथ। लेट्स ग्रो दिस रेवोल्यूशन फास्टर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।